अमेज़न प्राइम की सीरीज़ फॉलआउट के सीज़न 1 के आखिर में हमारे पास बहुत सारे सवाल होते हैं और इसके साथ ही सीज़न 2 का इंतज़ार आपके दिल में बढ़ जाता है क्योंकि ऑफ़ कोर्स बहुत सारे मिस्टीरियस क्वेश्चंस हैं दिमाग में। तो पहला तो सवाल ये है कि आखिर जो लूसी के पिता हैं हैंक, उनकी सच्चाई क्या है? फिनाले में हमें पता चलता है कि लूसी अपने पिता हैंक से दोबारा मिलती है। वो सीज़न 1 की शुरुआत में एक नए सफ़र पर निकलती है वॉल्ट को छोड़कर और वो अपने किडनैप्ड फादर हैंक को ढूँढती है, जिन्हें किडनैप किया था न्यू कैलिफ़ोर्निया रिपब्लिक की लीडर ली मोल्डोवर ने। तो आखिरी एपिसोड में लूसी के साथ-साथ हमें भी पता चलता है कि उसके पिता की सच्चाई क्या है। वो वॉल्ट टेक कंपनी के एम्प्लॉयी थे और उनको क्रायोजेनिकली फ्रोज़ किया गया है और ये बात है साल 2077 की 2077 की, यानी कि जब न्यूक्लियर अटैक हुआ था तब उसके फादर ज़िंदा थे और उनको फ्रोज़ कर दिया गया था। कई साल बाद उनको दोबारा से होश में लाया गया और वो फ्यूचर में ज़िंदगी जी रहे हैं, यानी कि वो बहुत सालों तक, कई 100 साल तक वैसे 200 साल का गैप है, तो करीब 100 या 150 साल तक सो रहे थे और जब वो उठे तो उन्हें काम सौंपा गया वॉल्ट 33 में बतौर ओवरसियर की ज़िम्मेदारी निभाने का। हैंक यहाँ पर रोज़ नाम की एक लड़की से मिलते हैं, जिससे वो शादी करते हैं और इनके बच्चे होते हैं, लूसी और नॉर्म। हैंक की पत्नी रोज को धीरे धीरे एहसास होता है कि कुछ तो गड़बड़ है और बाहर सरफेस पर भी लोग जिंदा हैं। वो अपने बच्चों को लेकर वॉल्ट 33 से भाग जाती है और शेडी सैंड्स नाम के इलाके में रहने लगती है। वो यहाँ पर एक छोटी सी दुकान खोलती है और अपने बच्चों के साथ यहाँ पर एक नई जिंदगी स्टार्ट करती है। यहाँ पर न्यू कैलिफोर्निया रिपब्लिक के मोल्डोवर के लोग भी थे, जो सतह पर मौजूद इस सोसाइटी को रीबिल्ड कर रहे थे। हैंक ने तब शेडी सैंड्स में रोज को ढूंढ निकाला और वो अपने बच्चों को दोबारा से छीन कर ले आया और वॉल्ट में रखने लगा। साथ ही उसने शेडी सैंड्स के पूरे इलाके पर बॉम्ब गिराया, यानी कि पूरी की पूरी जो वहां पर फैमिलीज बसी हुई थी, लोग बसे हुए थे, वो मारे गए और ये काम अंजाम दिया हैंक ने। तो जिस शेडी सैंड्स इलाके को बार बार इस सीजन में दिखाया जा रहा था, उसकी तबाही का कारण हैंक था, यानी लूसी का फादर। ये वही जगह है जिसे हम मैक्सिमस के फ्लैशबैक सीन में भी बार बार देखते हैं, क्योंकि वो भी इसी इलाके में रहता था और शेडी सैंड्स का सर्वाइवर है। तो लूसी जब एनसीआर के हेडक्वार्टर्स यानी न्यू कैलिफोर्निया रिपब्लिक के हेडक्वार्टर्स पर पहुंचती है, तो वहां पर एक गोल को देखती है जो डाइनिंग टेबल पर ली के साथ मौजूद है। यहाँ पर एक फिल्मी सा सीन होता है। सामने एक पिंजरा होता है जिसके अंदर हैंक मौजूद है और पहले तो मुझे लगा था कि ये सीन थोड़ा सा एग्जैजरेटेड है, क्योंकि बहुत ही फिल्मी स्टाइल में हैंक जेल में बंद है, पिंजरे में बंद है। लेकिन फिर पता चलता है कि ये जो गूल यहाँ पर एक ज़ॉम्बी नुमा जो औरत यहाँ बैठी है, वो और कोई नहीं, लूसी की माँ रोज़ है और हैंक उसका हस्बैंड है, जिसने उसके पूरे इलाके को तबाह कर दिया और जिस वजह से ये जो औरत है इसने अपनी ज़िंदगी खो दी और अब एक गूल बनकर रह रही है। लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी और अपने पति को पहचान पा रही है शायद। मोल्डोवर ने इसे ज़िंदा रखा हुआ है, भले ही गूल के रूप में। तो एपिसोड के आखिर में लूसी अपने सफ़र पर निकलने से पहले अपनी माँ रोज़ को ख़त्म कर देती है, उसके सर पर वो गोली मारती है और फिर आगे बढ़ती है। अच्छा, एक और सवाल है इस सीज़न के आखिर में कि वॉल्ट 31 आखिर है क्या? तो जो नॉर्म है, यानी कि लूसी का छोटा भाई, उसने वॉल्ट 31 का सीक्रेट ढूँढ निकाला है। इस जगह पर बहुत सारे फ्रोज़न ह्यूमन्स मौजूद हैं और इनको क्रायोजेनिकली फ्रीज़ करके रखा गया है, जिस तरह से हैंक को रखा गया था। अब मज़े की बात है कि ये सारे लोग जो यहाँ पर जमे हुए हैं, ये कोई आम इंसान नहीं है, ये वॉल्ट टेक के ही एम्प्लॉइज़ हैं। तो वॉल्ट टेक एपोकलिप्स के लिए पहले से तैयार था और उसने अपने ही एम्प्लॉइज़ और अपने ही एग्जीक्यूटिव्स को, यानी कि मैनेजमेंट के लोगों को फ्रीज़ करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आपने नोटिस भी किया होगा कि बड्स नाम का जो शख्स होता है, जिसे हम गूल के इंसानी रूप से बार-बार मिलते हुए देखते हैं, वो मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस पर ज़ोर देता है। तो एक तरह का कटाक्ष भी है ये, शायद सटायर भी है कि किस तरह से मैनेजमेंट के लोगों को फ्रीज़ करके रखा गया है फ्यूचर में इस्तेमाल करने के लिए। तो वॉल्ट टेक के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो यहाँ पर फ्रोज़न हैं और हैंक भी उन्हीं में से एक थे। तो जब वॉल्ट 33 को एक नए ओवरसियर यानी नए लीडर की ज़रूरत पड़ी, तब हैंक जैसे ही किसी इंसान को अनफ्रीज़ किया गया, अनफ्रोज़ किया गया और इस्तेमाल में लाया गया। तो वॉल्ट 31 से जो भी आता है,
वो 2077 में जो न्यूक्लियर बॉम्ब गिरे थे दुनिया पर, उससे पहले के लोग हैं ये। बेटी और स्टेफनी उन्हीं में से हैं। यानी ये भी वॉल्टेक के प्रीवियस एम्प्लॉइज हैं और न्यूक्लियर अटैक से पहले ये जिंदा थे और अब इन्हें जरूरत के हिसाब से दोबारा जिंदा किया गया। एक बिल्कुल छोटा सा ब्रेक। मैं वियतनाम गई थी, उस ट्रिप के वीडियोस देखने के लिए आप वॉच रोज व्लॉग्स पर जाएं। लिंक ऊपर भी दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है दिमाग में कि जो गूल का पास्ट दिखाया जाता है, कूपर जिसमें वो एक्टर था, उसमें उसकी वाइफ थी बार्ब और वो थोड़ी मिस्टीरियस थी। तो आखिर उसने क्या किया, उसकी क्या स्टोरी थी? तो बॉम्ब से पहले के जो फ्लैशबैक्स हैं, उसमें हम एक सीन में देखते हैं कि कूपर अपनी वाइफ बार्ब का पीछा करता है और उसकी बातों को सुनने की कोशिश करता है। वो पहले तो न्यू कैलिफोर्निया रिपब्लिक की लीडर से मिलता है जो उसे एक ट्रैकिंग डिवाइस देती है और वो इसे सेट करता है अपनी वाइफ के पिप बॉय में, उस मशीन में जो उसने हाथों पर पहनना स्टार्ट की है कुछ दिन पहले ही। और इसी के ज़रिए वो अपनी पत्नी की मीटिंग में हो रही सारी बातचीत को सुन पाता है। उसी के ज़रिए हम भी सुनते हैं कि वो यहाँ पर मौजूद बाकी लोगों से, साइंटिस्ट से कह रही है कि जब न्यूक्लियर अटैक होगा और हम सारे अलग-अलग वॉल्ट्स में होंगे, तब हम सबके पास आज़ादी होगी यहाँ पर मौजूद यानी वॉल्ट्स में मौजूद लोगों पर किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट करने की। हमें कोई देखने वाला नहीं होगा, पूछने वाला नहीं होगा और वो बेसिकली बाकी जो साइंटिस्ट्स हैं, उन्हें ये आइडिया पिच कर रही है कि वो आज़ाद होंगे जो चाहे वो करने के लिए और वो लोगों को यानी वॉल्ट में मौजूद लोगों को टेस्ट सब्जेक्ट्स की तरह इस्तेमाल कर सकते होंगे। ये बात सुनकर कूपर ऑफ कोर्स बहुत नर्वस हो जाता है और उसे लगता है कि उसकी पत्नी ऐसी कैसी इंसानियत से हटकर बातें कर रही है, जिसे वो इतना स्वीट समझ रहा था। इस मीटिंग में ये भी बात होती है कि वॉल्ट्स का बिकना बहुत ज़रूरी है और अगर न्यूक्लियर वॉर का होना कंफर्म नहीं हुआ तो वॉल्ट बिकेंगे नहीं। ऐसे में बार्ब कहती है कि हम खुद न्यूक्लियर वॉर कर सकते हैं और हमें खुद ही अलग-अलग सिटीज़ पर बॉम्ब्स गिराने होंगे ताकि वॉल्टेक की आसानी से जल्दी-जल्दी बिक्री हो और लोग इन वॉल्ट्स को खरीदें। तो एक तरह से हमें ये पता चलता है कि वॉल्टेक ने शायद खुद ही दुनिया पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए थे और ऐसा उसने इसलिए किया था ताकि उनकी कंपनी खूब आगे बढ़ सके और दुनिया में और कोई बचे ही नहीं, बस वॉल्टेक के एग्जीक्यूटिव्स हों और वॉल्टेक में रहने वाले वॉल्ट्स में रहने वाले लोग हों। ओके, सीज़न 1 के एपिसोड 8 के फाइनल मोमेंट्स में हम देखते हैं कि एक खास तरह की मशीन होती है जो डॉक्टर विल्ज़िक के सर के अंदर थी। इस सर को एपिसोड 1 से एपिसोड 8 तक का सफ़र तय करके एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाया गया और अब इस सर के अंदर से ये मशीन टाइप कुछ निकला है जिसकी कहा जा रहा है कि बहुत कीमत है। ऑलिवर मरने से पहले इसका इस्तेमाल करती है, इसे एक्टिवेट करती है और हमें दिखता है कि पूरे शहर में धीरे-धीरे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, बिजली आ रही है। तो ये जो मशीन है ये इतनी पावरफुल थी और ये डॉक्टर विल्ज़िक के दिमाग में स्टोर थी और अब इसका इस्तेमाल करके फॉलआउट के सीज़न 1 के आखिर में कम से कम एक इलाके में इलेक्ट्रिसिटी आ गई है, बिजली आ गई है। अब वो कहने मरने से पहले कहती भी है मोल्डोवर कि देखते हैं ब्रदरहुड ऑफ स्टील इस इलेक्ट्रिसिटी का कैसे इस्तेमाल करते हैं, अच्छे के लिए क्या बुरे के लिए। ओके, हैंक कहीं चला जाता है एपिसोड के आखिर में, कहाँ गया है वो? उसके पास एक आर्मर है जिसके अंदर जेट्स भी लगे हुए हैं और वो इनका इस्तेमाल करते हुए उड़ जाता है। गूल उसे पकड़ना चाहता है लेकिन वो ये ऐसा कर नहीं पाता, हैंक पहले ही यहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन गूल भी उसके पीछे लगा हुआ है और साथ ही साथ उनके लूसी भी मौजूद है। तो वो गूल के साथ मिलकर हैंक को ढूँढेगी। साथ ही हमें दिखाया जाता है एक बहुत ही बड़ा स्केलेटन। गेम्स में एक बहुत ही डेंजरस क्रीचर है जिसे डेथ क्लॉ कहा जाता है और ऐसा लगता है कि ये उसी क्रीचर का स्केलेटन है। इसके अलावा एपिसोड के बिल्कुल आखिरी सीन में हमें हैंक के ज़रिए एक सिटी के पास लेकर जाया जाता है। फॉलआउट के गेम्स में इस जगह को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और फॉलआउट न्यू वेगस नाम से भी एक गेम है जो बहुत पॉपुलर है। बेसिकली इसका जो बैकग्राउंड है वो है लास वेगस का रुइन, यानी कि जब लास वेगस के ऊपर न्यूक्लियर अटैक हुआ तो उसके बाद वो किस तरह से वेस्टलैंड में बदल गया और फिर क्या हुआ उस शहर का। तो ये जो बैकग्राउंड है ये वैसे गेम्स में तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है।
और नेक्स्ट सीज़न में यही जगह लग रहा है हमें दिखाई जाएगी क्योंकि हैंक यहीं पहुँचा है और लूसी के साथ गूल भी हैंक को ढूँढते-ढूँढते शायद यहीं आए। अच्छा और भी सवाल हैं अभी जिनके जवाब हमारे पास नहीं हैं जैसे कि जो ली मोल्डोवर है उसने कैसे इतने साल तक सरवाइव किया क्योंकि उसके एक वर्जन को हमने न्यूक्लियर अटैक से पहले देखा है और फिर वो अभी भी जो कहानी हमें दिखाई जा रही है अटैक के बाद की 200 साल बाद की उसमें भी वो मौजूद है। क्या उसने वॉल्टेक के किसी टेक्नोलॉजी को चुरा कर इस्तेमाल किया है ज़िंदा रहने के लिए? या फिर जो डॉक्टर विल्ज़िक थे, उनका क्या रोल था? उनके दिमाग में जो ये पावरफुल मशीन सेट थी, ये सब के पीछे क्या स्टोरी थी? इसके अलावा वॉल्ट 33 का भी बैकग्राउंड कुछ भी क्लियर नहीं है, उसमें क्या कुछ चल रहा था? कूपर हावर्ड जो इस कहानी के लग रहा है लगभग हीरो ही हैं, यानी जो मेन लीड में से एक तो लग ही रहे हैं मैक्सिमस और लूसी के अलावा, उनके उनके फ्लैशबैक के भी कई सारे सीन्स मुझे लगता है अभी हमें दिखाए जाएँगे अगले सीज़न में और उनकी भी ज़िंदगी के दोनों ही हिस्से मुझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। इनफैक्ट मैं वेस्ट वर्ल्ड के मैन इन ब्लैक से इन्हें बहुत कंपेयर कर रही हूँ। शायद उसी तरह से इनको मतलब डायरेक्ट भी किया गया है बट मुझे तो ख़ैर बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है फॉलआउट देखकर। अगर आपके दिमाग में कोई और क्वेश्चन्स हैं फ़िनाले से रिलेटेड या और कुछ तो पूछिए, मैं कोशिश करूँगी कि उसका जवाब दे पाऊँ। ओके, बाय। अगर आप आंद्रे सपोव्स्की की लिखी द विचर सीरीज की किताबें खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जा सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान उस लिंक का इस्तेमाल करेंगे तो उससे वॉचरोज को सपोर्ट मिलेगा। एक मिनट, अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और अगर मन में कुछ विचार आए हैं तो वो भी कमेंट के जरिए बताने हैं।